Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect we have started the chapter number 8 that is named as aliphatic hydrocarbon, and it is the second chapter of second year organic chemistry book. So आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल अल्केन और पैराफिन को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के हम दो टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन विल बी द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सेकंड वन विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस आर्टिकल के बाकी दो टॉपिक जिसमें रिएक्टिविटी और यूजेस हैं वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। So let's start today's video and have a brief introduction about the alkanes or paraffins. Alkanes are the simplest organic molecules that are made up of carbon and hydrogen only. So हम सभी जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स का दूसरा नाम जो होता है वो हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट आर प्रेजेंट इन नेचर। सो अल्केन्स जो होते हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। वो खास प्रॉपर्टी क्या है कि इन अल्केन्स ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, और इन अदर वर्ड्स बाय हम कह सकते हैं कि बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के जरिए ही इसकी वैलेंसीज जो है उसको सेटिस्फाई किया होता है। और वो सिंगल बॉन्ड जो है वो फर्दर किसी कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो सकता है। सो इस वजह से हम इन हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ दिस फैमिली। सो अल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2। n जो है वो यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू कोई भी पुट करके हम किसी भी मॉलिक्यूल जो इस सीरीज का हिस्सा होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर n हमारे पास 1 है तो n की वैल्यू अगर हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। सो दैट्स व्हाई CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। और इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और हमारे पास अगला जो मेंबर है उस सीरीज का वो आता जाएगा। इस जो फैमिली है इसके अंदर हर कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हिब्रिडाइज होता है, और sp3 हिब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो कोई भी कार्बन एटम जो अल्केन से बिलोंग करता है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और उसकी हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन की। कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इसको अल्केन्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन चंद मेन मेथड जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे पास, वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो इस रिएक्शन का एक और भी नाम है स्टेबिलर सैंडम रिएक्शन। और जो दूसरा मेथड है हमारे पास दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड अल्केन्स के ही डेरिवेटिव होते हैं जिनके साथ हैलोजन एटम अटैच होता है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनका नाम अल्काइल हैलाइड होता है। सो अल्काइल हैलाइड से भी ये प्रिपेयर हो सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी डीकार्बोक्सिलेशन मतलब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करवाने के बाद जो है वहां पे भी अल्केन्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड हमें पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जो है वो दूसरे लफ्जों में कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि अंदर कार्बोनाइल इनके अंदर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लास्ट मेथड जो है वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन का। ग्रिग्नार्ड रीजन एक स्पेशल रीजन है जिसके जरिए हम अल्केन्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये हो गए हमारे पास 5 इसके जनरल मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन, दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तीसरा है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और पांचवा जो है वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन से। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिस तरह से एल्कीन हो गया, कोई भी एल्काइन हो गया, इनको जब हम निकल की प्रेजेंस में हीट करते हैं विद हाइड्रोजन एट 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जब हम इसको निकल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो हमारे पास एल्कीन है या अल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन के अंदर, यानी उसके जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास फार्मूला इथीन का। इथीन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ
निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो इस दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और कन्वर्ट कर देगा उसको इथीन से इथेन के अंदर। इसी तरह से अल्काइन होगा तो अल्काइन के केस में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएंगे और एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इथेन वहां पे जनरेट हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस जो है ये रिएक्शन की कंडीशंस है। निकल के अलावा भी हाइड्रोजनेशन के अंदर हम एक और कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं, दैट इज प्लाटिनम और प्लाडियम। प्लाटिनम और प्लाडियम जो है इनको हम अगर यूज करेंगे इस रिएक्शन के अंदर तो ये रिएक्शन जो है ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस की बजाय रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। लेकिन ये जो मेटल्स हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव, सो ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इस वजह से निकल ही मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट है इन दिस रिएक्शन। और ये जो मेथड है इस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का मेथड है, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल घी है उसकी प्रोडक्शन भी इसी मेथड के जरिए की जाती है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। सो ये मेथड जो है ये इंडस्ट्री के अंदर भी इक्वल इंपॉर्टेंस का हामिल। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से हम किस तरह से इस कंपाउंड्स को जो अल्केन्स हैं उनको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए जो रिएक्शन कंडीशंस यूज होती हैं उसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। किसी भी एक्वस एसिड की प्रेजेंस में जब जिंक और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर बाय रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक जनरल अल्काइल हैलाइड RX जिसको शो किया है, उसके साथ जब जिंक का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड ये जो है H पॉजिटिव और X नेगेटिव ये जो है ये शो कर रहे हैं एक्वस एसिड को कि एसिड जो है वो डिसॉल्व हो चुका है वाटर के अंदर। और जब जिंक के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर। सो एक स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर और जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक क्लोराइड के अंदर। ये जो है ये रिएक्शन इसमें अल्काइल हैलाइड जो है उसकी हो जाती है रिडक्शन और जिंक की हो जाती है ऑक्सीडेशन। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। सो अल्काइल हैलाइड से ही अल्केन को जनरेट करने का एक और मेथड भी है हमारे पास जिसमें रिएक्शन कंडीशंस को हम डिफरेंट कर देते हैं तो उसमें भी अल्केन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। वो मेथड क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं with hydrogen in the presence of palladium charcoal as a catalyst, so उस केस में भी हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर। ये है हमारे पास इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जब H2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ palladium charcoal एज अ कैटलिस्ट तो उसमें जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर वहां पे HCl जनरेट कर देगा। सो ये जो मेथड है इसको नाम देते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस का। हाइड्रोजिनोलाइसिस मीन हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय अ बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव हो गया, क्लीव होने के बाद उसकी जगह पे हाइड्रोजिनेशन हो गई। सो ये इस मेथड को नाम दे दिया हाइड्रोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन का दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट आर नेम्ड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो उसको लीव करवाना है, वहां से उसको एलिमिनेट करना है। सो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं? वी कैन डू इट इन 2 वेज। 2 वेज है हमारे पास। पहला वे क्या है? बाय सोडा लाइम मेथड और दूसरा मेथड क्या है? कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सोडा लाइम मेथड क्या है हमारे पास? When sodium salt of fatty acids और carboxylic acid are heated with the soda lime। सोडा लाइम किस तरह से बनता है? by soaking the quick lime यानी CaO को जब हम सोक करते हैं by with caustic soda NaOH के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं और उसको ड्राई करवाते हैं तो ड्राई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है दैट इज नेम्ड एज सोडा लाइम।
तो जब ये रिएक्ट करती है सोडियम साल्ट और फैटी एसिड के साथ, तो उसमें साथ रिएक्ट करने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एलिमिनेट करवा देती है, और एलिमिनेट करवाने के बाद उसको कन्वर्ट कर देती है इन अल्केन। किस तरह से करती है, ये है उसका रिएक्शन। इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें होता क्या है कि एक कार्बन जो है वो लेस हो जाती है इन प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कितनी कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब रिएक्शन के बाद जो है हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, वो क्या आएगी, 1 कार्बन एटम लेस देन द रिएक्टेंट। सो 5 कार्बन एटम थी तो असूलन यहाँ पे पेंटेन बनना चाहिए था, लेकिन इस मेथड में जो है पेंटेन नहीं बनेगा, ब्यूटेन वहां पे जनरेट होगा। एक कार्बन एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन का एक मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन एक दूसरे वे में भी हम कर सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर। इस मेथड की एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि इसकी मदद से हम सिमेट्रिकल एल्केन्स जो है उनको जनरेट कर सकते हैं। तो यानी इस मेथड के जरिए हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इथेन या उससे अबव के जो एल्केन्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो किस तरह से होता है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये है हमारे पास एक पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करने के बाद इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, पोटेशियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके एसीटेट आयन और कन्वर्ट होता है पोटेशियम आयंस के अंदर। तो ये जो एसीटेट आयन है यहाँ पे जनरेट हुआ, ये जब एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड के ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट रेडिकल के अंदर, और एसीटेट रेडिकल जो है फर्दर उसी एनोड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से एलिमिनेट करके जो कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा उसके रेडिकल में। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था तो मिथाइल को ये कन्वर्ट कर देगा मिथाइल रेडिकल के अंदर, और दो मिथाइल रेडिकल्स जब आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इथेन के अंदर। सो ये रिएक्शन हो गया एनोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर अब क्या होगा, कैथोड की केस में अब क्या आएगा कि वाटर जो वहां पे प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस में। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे बना है ये पोटेशियम आयंस के साथ रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें जो पोटेशियम एसीटेट था वो पहले डिसॉल्व होता है, खुद कन्वर्ट होता है पोटेशियम एसीटेट आयन में और पोटेशियम आयन में, और फिर एसीटेट आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मिथाइल रेडिकल जनरेट करते हैं। मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होके इथेन का मॉलिक्यूल वहां पे जनरेट करते हैं, और कैथोड के ऊपर जो वाटर था वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्साइड आयन में। ये हाइड्रोक्साइड आयन पोटेशियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर, और ये होता किस तरह से है, बाय आइदर क्ले-मेंजर और वोल्फ-किशनर रिडक्शन। क्ले-मेंजर रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि कीटोन रिड्यूस होता है टू एन अल्केन बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है उसकी इक्वेशन। ये है हमारे पास एक कीटोन। कीटोन जब रिड्यूस होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन के अंदर प्लस वाटर। सो ये उसमें इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था ये रिड्यूस हो गया है एक मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। सो ये जो कन्वर्जन है ये होती है थ्रू रिडक्शन, और इसके रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं या रिएक्टेंट्स जो यूज होते हैं दैट इज जिंक अमलगम प्लस HCl। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वोल्फ-किशनर रिडक्शन। वोल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड रिएक्ट करता है हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो रिएक्ट करने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है अल्केन मॉलिक्यूल के अंदर। सो इसमें भी वही
मेथड है, मेथड वही काम हुआ है कि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था ये रिड्यूस हो गया है CH2 के अंदर, और एक H ये मिलके ये कन्वर्ट हो गया CH3 के अंदर। तो ये हो गया फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बनता है किस तरह से है? बाय रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस ईथर। जब अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं इन एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर। सो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो जनरली जाने जाते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। जब ये ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करता है विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन के अंदर। तो वो किस तरह से होता है? ये है हमारे पास एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रीजन। सो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड एसिडिक कंडीशन के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड के अंदर। और ये एक दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें भी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, तो वही रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड के अंदर। सो ये हो गई अल्केन्स की प्रेपरेशन। यहाँ तक हमने 5 डिफरेंट मेथड्स को जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। पहला मेथड था हाइड्रोजिनेशन का, जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसकी हाइड्रोजिनेशन के बाद हम उसको कन्वर्ट कर देते थे अल्केन के अंदर। दूसरा मेथड था अल्काइल हैलाइड का, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। और तीसरा मेथड जो था वो हमारे पास था डीकार्बोक्सिलेशन का, जिसमें हमने 2 फर्दर मेथड को डिस्कस किया, एक सोडा लाइम का मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का। और चौथा जो मेथड है हमारे पास वो था फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जो है वो रिड्यूस किया है बाय क्लेमेंसन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन के मेथड्स के साथ। और पांचवा और आखिरी मेथड जो था वो हमारे पास था ग्रिग्नार्ड रीजन का। ग्रिग्नार्ड रीजन में हमने क्या किया? ग्रिग्नार्ड रीजन का जब रिएक्ट करते हैं वाटर्स के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम चंद चीज़ों को देखते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फिजिकल स्टेट, उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसकी सॉलेबिलिटी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ें जो है ये हम फिजिकल स्टेट की मेथड में देख। सो अब हम देखते हैं अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अल्केन्स जो होते हैं वो यूजुअली कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ फिजिकल फॉर्म। यानी उसकी फिजिकल फॉर्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो यूजुअली कलरलेस और ऑर्डरलेस ही होते हैं। अल्केन्स अप टू 4 कार्बन एटम जो है वो गैसेज होते हैं दैट आर कलरलेस और ऑर्डरलेस। एंड अल्केन फ्रॉम C5 टू C17 यानी पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक जो होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। और C18 से अबव जो होते हैं दैट आर वैक्सी सॉलिड्स दैट आर आल्सो कलरलेस और ऑर्डरलेस। नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में हमें पता है कि एक जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर जो है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। सो अल्केन्स क्योंकि नॉन पोलर हैं, सो ये पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर है इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं सम फिजिकल कांस्टेंट, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी वगैरह हो गई। इट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। कार्बन एटम के इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है और डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज करता जाता है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि पर कार्बन एटम के इंक्रीज से 20 to 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी पेंटेन और ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दैट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्केन्स के अगर स्ट्रेट चेन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ब्रांचेस अगर उसमें ब्रांच प्रेजेंट है तो ब्रांचेस वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें क्या है कि एन ब्यूटेन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है -0.5 डिग्री सेल्सियस, और आइसोब्यूटेन जो है उसका क्या है -11.7 डिग्री सेल्सियस। यही बात है कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जो
ब्रांचिंग वाले होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लो। सो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज तो होता है, लेकिन नॉट इन अ रेगुलर वे। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने डिफरेंट प्रेपरेशंस के मेथड को डिस्कस किया है और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.